नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका न्यू नॉर्मल? This is the 10th week of Vocal Fitness Guideline Project, and I'm here to speak about my 10th guideline, which I had shared with you all last week. और मेरा guideline था that the elasticity and resonance of voice is maintained by practicing Sukshma and Sthul nature of notes. Without Sukshma nature of note, it's just a noise, and without Sthul nature of note, it is one-dimensional monotony. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो सुर अपने जो है नोट्स जिसकी बुनियाद पर फ्रेजेस रख के फिर उसके ऊपर चढ़ के शब्द, उसके ऊपर चढ़ के गायकी बोलती है, लेकिन उसके पेट में अंदर जो है वो अपने स्वर है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि स्वर का अभ्यास यानी बेसिक स्टडी है और वो करने के बाद जब एक्चुअल गाना गाने लगेंगे और राग इलाबोरेट हो रहे हैं तो राग की ग्रामर, फ्रेज, फिर बोल, फिर उसमें गायकी के अलग अलग पोर्शंस गा रहे हैं, तो सुर के तरफ अभी ध्यान उतना देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने वो पहले करके रखे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है। एट एनी मोमेंट, एट एनी पॉइंट इन योर प्रेजेंटेशन, आप जब भी आपके मुंह से जो भी साउंड निकल रही है, एट एनी पॉइंट इन योर ख्याल कहाँ पे भी वो ख्याल का प्रोग्रेशन एक्सप्रेस करते हुए आया हो, वी आर इंटेंसली लुकिंग डीप इनसाइड द सूक्ष्म नेचर ऑफ नोट एज वेल एज लय। मतलब स्वर और लय को बहुत बारीकी से देखते हैं। अंदर की मन की जो चक्षु है, मन की आँख है, वो उसको उसके ऊपर बराबर नज़र बनाए रहती है। और वो तो अपनी आत्मा है, अपने भगवान है, हम लोग मानते हैं कि स्वर और लय, उसके बिना उसके ऊपर से नज़र हट के कुछ काम करे तो उसकी कोई ग्रेस नहीं, उसके कोई मायने नहीं है। फिर आगे जो है मानव निर्मित सब राग है, रचनाएं हैं, सब वो तो है ही, लेकिन उसके अंदर जो नैसर्गिक है, जो नादमयता और अच्छी साउंड की तरफ लेके जाने वाली और उस जिससे संगीत में सांगीतिक बात पैदा हो, वो एक अंतिम सत्य है अपना स्वर और लय। और उसके ऊपर अच्छे कलाकार की नज़र कभी भी उससे हटती नहीं है एट एनी पॉइंट इन हिज और हर प्रेजेंटेशन। तो इतना अगर ये स्वर और लय का महत्व है, तो अपना ख्याल जब एक राग अनफोल्ड होना चालू हो जाता है तो इनिशियली वो राग के हम लोग इंट्रोडक्टरी स्वर लगाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा राग वाचक फ्रेजेस गाते हैं और एक राग की ज़मीन बनाते हैं जिससे राग का वातावरण एस्टेब्लिश हो जाता है। बिफोर वी स्टार्ट आर विलंबित ख्याल एंड तबला अलॉन्ग विद तबला। तो वो टाइम जब राग खोल रहे हैं पहले 5-10 मिनट में, वो टाइम बारीकी से ऑब्जर्व करें आप ये चीज़ें। गले का जो टेक्सचर होता है और वॉल्यूम होता है, जिस किसी भी वॉल्यूम में वो काम चल रहा है, गले का जो भी टेक्सचर बन रहा है, और मतलब फॉल्सेटो में नहीं गा रहे हैं, खुली आवाज़ में गा रहे हैं, लेकिन एकदम रोबस्ट ही गा रहे हैं, या एकदम स्टार्टिंग में ही एकदम मोटी आवाज़ निकाली आप बड़े वॉल्यूम में गा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज एन आर्टिस्ट वांट्स टू वार्म अप कि चलो चलो धीरे आवाज़ हाथ में आ रही है, नहीं, वो एक है, मतलब एक पर्सनल चैलेंज है, लेकिन उस चीज़ को ज़रा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वी थिंक ऑफ कि कोई गला वार्म अप करने के हिसाब से नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छा वार्म्ड अप गला लेके ग्रीन रूम से आया है आर्टिस्ट, बहुत रियाजी और बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, फिर भी वो राग अनफोल्ड करते टाइम, उसकी ज़मीन बनाते टाइम इनिशियली एक जितना भी एक रोबस्टनेस उसको चाहिए पहले सांस से लेके वो रहेगा ही, पतली आवाज़ रहेगी या शेकी काम रहेगा, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन एकदम वॉल्यूमिनस या एकदम डेंस या एकदम
पंची, ऐसा एक स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट नहीं होता है ज़्यादातर करके। हाँ, दूसरा राग है बैठक में तो शायद एकदम से चालू करना है, मध्यलय में जाना है, हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि आप आपके प्रेजेंटेशन में कहाँ हो। तो ये एक ट्रीटमेंट हो गया। फिर राग चालू हो जाता है, उसके बाद ख्याल चालू हो जाता है, ताल का साइकिल आवर्तन विलंबित का चालू हो जाता है। तो उसमें पहले कुछ 5-10 आलाप है जिसमें थोड़ा गायक राग को स्कैटर्ड तरीके से एक्सपांड कर रहे हैं और उसमें बहुत डेंस काम नहीं किया जा रहा है, एक आवर्तन में या एक फ्रेज में बहुत सारे स्वर लेके नहीं काम हो रहा है। राग धीरे 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 ओपन करते जा रहे हैं। तो वो टाइम स्कैटर्ड नोट्स है, उस दो नोट्स के बीच में जितनी भी गैप्स है वो सब कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए स्वरों के ऊपर कितना एम्फोसाइज होता है, वो टाइम टोनल क्वालिटी क्या होती है, सुर की और टोन की टेक्सचर क्या होती है और वॉल्यूम क्या होती है। फिर जैसे जैसे वही काम करते करते मुखड़े की तरफ गायक आता है तो एक असर्शन बढ़ जाता है, आमद में मुखड़ा दिखने लगता है और वो मुखड़े का एक अपने आप में पंच आ जाता है। वो टाइम नेचुरली गले की असर्टिवनेस बढ़ने के कारण वॉल्यूम कैसे थोड़ा एक्सपांड होता है या असर्शन आ जाने के कारण नोट कितनी खुली लगती है, या वॉवेल्स कितने खुले लगते हैं। ये सब चीज़ें बारीकी से आप ऑब्ज़र्व करें अच्छे गायकों की, तो आप देखोगे जैसे आगे आगे फिर गाना प्रोग्रेस होता जा रहा है तो ऊपर की सा लग रही है, तो पहले इंट्रोडक्टरी मतलब सा के लिए जो ज़मीन बना रहे हैं वो टाइम गले का टेक्सचर कैसे है, उसके बाद जो पहली सा लगती है जो सा में सा एक होने के लिए, हाँ, जो एक स्टांस लिया है वो गायक ने, तो वो टाइम आवाज़ कितनी रोबस्ट लगती है। फिर सा लगाने के बाद वो सा की टेक्सचर अलग अलग तरीके से कैसे लगती है, फर्स्ट से असर्टिव, फिर थोड़ा एक फ्रेज में उसको वीव करते हुए अगर सा की फ्रेज गाई तो कैसे वहाँ टेक्सचर बदलती है। तो ये क्यों होता है वहाँ पे सब as and when required, because you are not now just technically producing the voice, you are emoting now in the presentation part में। तो इमोशंस जहाँ चालू हो जाते हैं वहाँ झूठी आवाज़ नहीं, चिल्लाई हुई आवाज़ भी नहीं, लेकिन अपनी जो तैयार की हुई खुली आवाज़ है उसको मॉड्यूलेट कैसे करते हैं, ये चीज़ आप अगर बारीकी से देखें तो आपको पता चलेगा कि अब तक जो हमने रियाज में बातें की तो उसमें बहुत टेक्निकली क्या करना है गले को खोलने के लिए, हाँ, और गले की इलास्टिसिटी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स बनाए रखने के लिए क्या क्या करना है, ये सब बातें हमने सोची। लेकिन इसका जब एप्लीकेशन होगा प्रेजेंटेशन में जहाँ पे इमोशंस चालू हो जाएंगे और इमोट करने के चक्कर में आर्टिस्ट को नेचुरली गला मॉड्यूलेट करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एमिंग एट। और वो मॉड्यूलेट करते टाइम गला ना फंसे इसलिए हम लोग वॉइस कल्चर करते हैं ना। तो जैसे हमारे गुरुजी बोलते थे कि टू बेंड द रूल इज़ एन आर्ट। आर्टिस्ट वही है जो रूल को बेंड करना चाहे और जानता है, और आर्टिस्ट ने उस रूल को ब्रेक किया। द वन हु ब्रेक्स द रूल्स इज़ अ फूल, द वन हु बेंड्स द रूल इज़ एन आर्टिस्ट, एंड द वन हु फॉलोज द रूल लाइक अ रिजीम इज़ अ सोल्जर। तो हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, तो एक इमोट अगर आकार है, किसी घराने की शोभा है और या गहना है या उसका प्लस पॉइंट है, तो आकार की मेहनत करते टाइम आप आकार कैसे लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की है वाइड आकार खोलो, हाँ, आ शब्द बोलो, धक्के के साथ जाओ, सा में सा मिलाओ, आकार परफेक्ट होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हुई है पहले गाइडलाइंस में। तो आ आ आ, ठीक है, लेकिन गाते टाइम ऐसे नहीं गाएंगे आ,
रियाज करते टाइम आ, गाते टाइम आ, उसको थोड़ी अंदर लेके आकार को ही मैं मॉड्यूलेट करूंगी अभी गाते टाइम आ, हाँ सॉरी रियाज करते टाइम आ, गाते टाइम आ, तो जो गंधार जो है वो थोड़ा मैंने अंदर ले लिया हाँ और उसमें फर्क है हाँ तो ये जो मॉड्यूलेशंस है तो इसमें जो लोच गले की इलास्टिसिटी है वो रहे और अच्छे से पैदा हो इसके लिए उसी उन्हीं नोट्स को सूक्ष्म रूप से देखना चाहिए और स्थूल रूप से देखना चाहिए या इन अदर वर्ड्स रियाज के दो आउटलुक्स होने चाहिए एक सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म दृष्टि से नोट्स फ्रेजेस हाँ सबको देखना चाहिए अगर ख्याल भी रट रहे हो ना एक 10 बार अस्थाई अंतरे रटने का एक आज रियाज का सेशन बना लिया तो उसमें भी शब्दों के साथ वॉवेल्स के साथ वो रटते टाइम उसको अंदर सूक्ष्म दृष्टि से स्वर देखना ये होगी सूक्ष्म रूप की दृष्टि और स्थूल रूप का रियाज या दृष्टि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा रखनी चाहिए या मायने करती है तो बहुत तैयारी का काम हो रहा है एक्रोबैटिक काम हो रहा है और ज़्यादा बल दे के काम हो रहा है और वहाँ खुली आवाज़ खुली आकार खुली प्रोनाउंसिएशन खुला थ्रो ये सब चाहिए वहाँ हर जगह एक तो फुल थ्रोटेड गाना है वो टाइम उसको मॉड्यूलेशंस कम है वो टाइम लगते हैं और एक रोबस्टनेस है तो वो रोबस्टनेस को अच्छे से निभाने के लिए स्थूल दृष्टि से एक वो मेहनत का भी एक अपना एक आउटलुक या वो नज़र हमने हमेशा बनाए रखनी चाहिए बट होता क्या है गलत किस चीज़ की होती है कि बहुत ज़्यादा तैयारी के पीछे लग के सूक्ष्म दृष्टि कभी कभार हम लोग खो देते हैं या किसी किसी को बहुत सुर में सुर का चयन करो और सुर में ही खो जाओ सुर के प्यार में मतलब वो एक अपने आप में एक क्वालिटी है वही होना चाहिए लेकिन वो इतना हो जाता है वो लगाव कि तैयारी की तरफ या खुलेपन की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं है वो इंसान की ऐसे भी कभी होता है और फिर वो गाना मीठा मीठा ही रह जाता है और सुरीला और बहुत अच्छा लेकिन आगे तैयारी का काम या फिर वो सुर के साथ भी आलाप कर रहे हो तो जहाँ पे भी एम्फोसाइजेस होने चाहिए सुर के ऊपर वो एम्फोसाइजेस नहीं होते हैं और एकदम एक प्लेन में जैसे आवाज़ चलती रहती है तो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय सूक्ष्म दृष्टि और स्थूल दृष्टि या सूक्ष्म रूप या स्थूल रूप तो इसकी अलग से रियाज होने चाहिए जैसे रे रे मैं राग खोल रही हूँ जैसे देखो मैं वॉवेल्स से नुमतुम से चलो खोल रही हूँ मैं इसका रियाज करते टाइम क्या करूँगी रे ताकि मेरी इकार गुंजनात्मक 3 डायमेंशनल अच्छे से आए अंदर से दबा के गाने की मेरी आदत हट जाए मेरी आदतें साफ हो इसलिए रियाज क्यों करते हैं हम लोग आदत साफ करने के लिए तो रे ना हो इसलिए नो नहीं नू ताकि हमेशा घुमार गले की रेजोनेंस बनी रहे गले को दबा दबा के चपटा करके बीच में गला चपटा हो रहा है बीच में थोड़ा खुल रहा है ये ना हो फिनोमिनन हमेशा
गले की घुमार बनी रहे, इसके लिए रियाज करते टाइम करेंगे। हमारी नोमतुम या वॉवेल्स के वीडियोस में ये बात हो चुकी है। अब मैं इस चीज़ को अप्लाई करने जाऊंगी अभी मेरे प्रेजेंटेशन में। तो मैंने ये सब घर में करके मैं आई हूँ हमेशा रियाज में, तो मैं अप्लाई कैसे करूँगी? राधा थोड़ा खोला भी मैंने आवाज। अंदर गया। मुझे अभी मध्यम से और एक रूप होना है, उसके आसपास काम करना है। तो मैं कैसे मॉड्यूलेट कर रही हूँ? चुरा नहीं रही हूँ। रे रा अभी थोड़ा थोड़ा एम्फोसाइज बढ़ाना है। रे रा ना ना रे। तो ये अलग अलग तरीके के स्टांस लेने के लिए उस स्वरों के आसपास उसको बहुत सूक्ष्म, लेकिन उसके वो पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा वेट डाल के कंसंट्रेशन का एग्जैक्टली हल्का फुल्का नहीं, लेकिन जितनी ओपनिंग के साथ मॉड्यूलेट करते हुए और फिर भी अंदर से घुमारदार और स्टेडी अपनी जगह स्वर, वो भी एक रूप में देखना चाह रही हूँ या कर पा रही हूँ। मेरे मुंह से वो साउंड निकाल पा रही हूँ। और जब भी एम्फोसाइज करके और थोड़ा मुंह का ओपनिंग बढ़ा के उसी वॉवेल जो भी यूज़ कर रही हूँ मैं वो नोट के लिए, और एम्फोसाइज और स्लाइटली थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के वो भी काम कर सकती हूँ। ये अलग अलग चीज़ें गले से होनी चाहिए। इसका तो फिर आगे के प्रेजेंटेशंस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल खुला है, फिर थोड़ा अंदर लेके ये जो फर्क है। तो कहीं पे भी ये जो फेड इन फेड आउट है, जिसमें फिर भी सुर की आस, गले की आस और गले की लोच, इलास्टिसिटी वो भी बनी रहनी चाहिए। तो ये सूक्ष्म रियाज और स्थूल रूप मतलब स्थूल रियाज के मायने हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय सूक्ष्म और स्थूल रूप। तो हर सुर को आप शांति से, बहुत बारीकी से, जब आपका कंसंट्रेशन लेवल शरीर बुद्धि मन के स्तर पर बहुत मैक्सिमम हो सुबह जिस दिन, तो किसी भी आगे की गायकी के स्ट्रक्चर्स के मोह माया में ना फंस के सिर्फ सुरों को लेके हर सुर में अलग अलग सुर के टेक्सचर्स देखिए। हाँ, ये खरज में भी, मध्य सप्तक में भी। हाँ, ये सूक्ष्म रूप की रियाज है। इसका धीरे धीरे आलाप में सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में कैसे कैसे परावर्तित हो जाता है प्रेजेंटेशन, और उस हिसाब से गला कैसे यूज़ होता है। दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय सूक्ष्म रूप एंड स्थूल रूप। तो किसी एक ही आउटलुक पे आप एम्फोसाइज करेंगे तो सूक्ष्म रूप पे एम्फोसाइज करेंगे तो आपके तान हो गए, बंदिश हो गए, आलाप हो गए, बोलता सब हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, राग खत्म हो गया। फिर भी एक सुरी मीठी मीठी एक प्लेन में वन डायमेंशनल आवाज़ आएगी। और आप
चिल्ला चिल्ला के रोबस्ट ही गाते हो, तो आपके जो स्टार्टिंग के आलाप है ना राग, जब आप शुरू कर देते हो वहाँ से लेके ही एकदम 440 वोल्ट्स का मोटी मोटी आवाज़ गिरेगी। तो इससे क्या होता है कि टोनल क्वालिटी से ईक्यू बनना चाहिए, सुर के सच्चेपन से, मतलब जिसमें सुर अच्छा और सच्चा लगे, ये तो है ही, लेकिन उस सुर को किस गिफ्ट रैपर में गिफ्ट करके आप भेज रहे हो गिफ्ट, उसके ऊपर भी आपका प्रेजेंटेशन है ना, कि कितना आप कैसे उसको कॉम्पैक्ट रख रहे हो, कहाँ पे उसको थोड़ा और ढील दे रहे हो, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपके प्रेजेंटेशन में, वो उस हिसाब से। सो उससे उसकी कीमत और बढ़ेगी, वो स्वर की सिर्फ बहुत सुरीला होने से नहीं बढ़ेगी। इसीलिए ये काम होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई, ये बहुत सूक्ष्म और बहुत एब्स्ट्रैक्ट सब विचार और मन की धारणाएं हैं, लेकिन आप उसमें आपकी बुद्धि और आपका मन खोलो तो गले के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, और आपको वो करते टाइम बहुत मज़ा आएगा, और गले का कंट्रोल भी बढ़ेगा। गला आपके हाथ में आएगा, आप गले के हाथ में नहीं जाओगे। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय सूक्ष्म दृष्टि खोलना और स्थूल दृष्टि भी रखना सुरों के प्रति। अच्छा, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप माइक सिस्टम जो है उसको भी कैसे कॉन्सर्ट में यूज़ करना है, उसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए, क्योंकि आप जो इतना वॉइस के बारे में बोल रहे हो, वो वॉइस हमारे तरफ, मतलब ऑडियंस की तरफ जब पहुंचती है, तो बीच में जो एक कैटलिस्ट होता है जो कि साउंड सिस्टम आजकल, तो उसको सही मायने में यूज़ करना भी आर्टिस्ट को आना चाहिए। नहीं तो आप बहुत सारी ये सब चीज़ें कर रहे हो लेकिन आवाज़ सही तरीके से हमारी तरफ पहुंचा ही नहीं, तो क्या बात है। तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मैं बहुत प्रामाणिकता से इसका उत्तर देना चाहूँगी। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैवंट फॉर्मली लर्नड द टेक्निक ऑफ साउंड इंजीनियरिंग। तो हम लोग आर्टिस्ट बहुत सारे, मैं भी उनमें से एक हूँ, कि स्टेज पर बैठ के एक अनुभव के जो बोल होते हैं ना तो वैसे अनुभव की ये बातें हैं, टाइम टेस्टेड एंड एक्सपीरियंस के साथ की हुई, कि हम लोग थोड़ा थोड़ा उसमें चीज़ जानते हैं कि किसी को गेन ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को बेस अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, अपने गले के टेक्सचर के हिसाब से। तो हम लोग वो कुछ जुगाड़ जमा लेते हैं, और वो साउंड इंजीनियर वहाँ पे जो बैठे है उसको बोल देते कि भैया थोड़ा ये कम करो, ये जास्ती करो। बट बाकायदा एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द मेरे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में, पर्सनल प्रोजेक्ट्स में ये है कि साउंड इंजीनियरिंग का भी मैं कोर्स कर लूँ, ताकि मैं और अथॉरिटेटिवली उसमें बोल भी सकूँ, और दैन दैट मुझे उसकी यूज़ आए मेरे कॉन्सेप्ट में, मैं वो ज्ञान मेरे काम आए। इसलिए तो इसीलिए मैं इस प्रश्न का एग्जैक्टली बैलेंस कैसे करना है जो पूछा गया है, इसका मैं उत्तर नहीं दूंगी, कि बिकॉज आई एम नॉट एन अथॉरिटी एंड टू कमेंट ऑन दिस। बट ये क्वेश्चन जब मुझे पूछा गया और इसका आंसर मैं क्या दूँ, ये जब मैंने सोचा, तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द आर्टिस्ट्स in the field right now, working and doing successful and great job, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ये मैं सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। दिस इज़ नॉट टू कमेंट अबाउट एनी बडी और एनी प्रैक्टिसेस विच आर गोइंग ऑन एट द मोमेंट, बट दिस इज़ प्योरली एंड शेयरली इन इंटरेस्ट ऑफ गुड म्यूज़िक। तो मैं थोड़ा ये बात कहना चाहूँगी कि हम लोग हमारे पास्ट में झांक के देखें, नॉट दैट those ancient times when music system and sound system were not at all, or even the recording system were not at all developed or well equipped, though developed not well equipped. मैं एक जनरेशन पीछे की बात कर रही हूँ, अपटेल कुमार जी, भीमसेन जी, हीराबाई जी, वो जनरेशन। तो हमारे गुरुजी अभिषेक की बुआ, सबके गले अलग थे। अभिषेक की बुआ की एकदम सोनोरस सॉफ्ट लेकिन पतली आवाज़ थी, हाँ, उसकी एक अलग खूबसूरती थी। कुमार जी की टिप की आवाज़ थी, उसमें भी एक बल था लेकिन अलग तरीके का था। तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, यू ऑल नो अबाउट सबके गले के टेक्सचर्स कैसे अलग अलग थे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से
वो साउंड सिस्टम को यूज़ किया। उनको तो, इन लोगों को तो हम लोग जितना बोलते हैं उतना भी वो लोग साउंड सिस्टम वाले लोगों को इंस्ट्रक्शंस नहीं देते थे। वो अपने दुनिया में थे और साउंड के लिए जो भी बंदा सामने बैठा है वो अपने हिसाब से साउंड करता था। तो फिर भी एक वो टाइम तक भी ऐसे एक प्रैक्टिस थी कि थिएटर में भी कॉन्सर्ट क्यों ना हो, या घर की कॉन्सर्ट हो, या एकदम बड़े ऑडिटोरियम में क्यों ना हो, एक ये था कि एम्पलीफाइड साउंड बाहर आनी चाहिए। दूसरा कोई नॉइज आ रही है उसमें तो वो कट होके रिड्यूस होके फोकस्ड एक बेस की और अच्छी थोड़े गेन देके ऐसे भी ना हो कि वोकलिस्ट की आवाज़ बाकी के तानपुरे हारमोनियम तबला में मास्क हो रही है, ये भी तो ना हो। तो इतनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब मिला के एक साउंड बाहर पहुंचाने का काम साउंड इंजीनियर वो टाइम करते थे। और श्रोताओं को भी ऐसे ही अच्छी रोबस्ट उनकी जो गायकों की ओरिजिनल साउंड की जो वोकल क्वालिटीज़ है उसको ही एम्पलीफाइड वर्जन सुनने की आदत थी। उसके साथ पेट भर के बहुत सारे अच्छी लेवल रखते हुए, अच्छी वॉल्यूम रखते हुए तानपुरे भी स्टेज से थ्रू द माइक सिस्टम साउंड सिस्टम बाहर पहुंचाए जाते थे और लोगों को भी पेट भर के तानपुरे सुनने की आदत थी। लेकिन अब क्या हो रहा है मेरे हिसाब से, पार्डन मी इफ आई एम मिस्टेकन बट दिस इज़ माई सिंसियर ऑब्जर्वेशन, कि एक साउंड सिस्टम जो इतनी प्रगत हो चुकी है उसका यूज़ कम और मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। मिसयूज़ इसलिए मैं बोलूँगी कि मालूम हो गया है कि साउंड सिस्टम क्या क्या कर सकती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में तो ऑटो ट्यून कर सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है, वो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। लाइव कॉन्सर्ट्स में साउंड सिस्टम मेरी पतली आवाज़ को मोटी भी कर सकती है, मेरी श्रिल आवाज़ को छुपाने के लिए उसमें इतना गेन डाल सकती है कि वो बहुत सारे खेल टेक्सचर के साथ हो सकते हैं, जिससे एक्चुअल आवाज़ जो है वो एम्पलीफाई होके और थोड़ी एनहांस होके जो बाहर पहुंचाने का काम होना चाहिए उससे ज़्यादा वो बहुत प्रोसेस करके बाहर भेजी जाती है। और उसकी एडिक्शन, आई वुड लव लाइक टू यूज़ दिस वर्ड, उसकी एडिक्शन हो चुकी है बहुत सारे लोगों को गाते गाते कि ऊपर की साल लगे या ना लगे ऑफ द माइक विदाउट एनी साउंड सिस्टम, लेकिन मैंने जो मैनिपुलेट करके दबा के जो साउंड लगाई है उसको थोड़ा इतना रिवर्ब मार के बाहर पहुंचाया जाए ताकि वो एकदम से किलकिलाती एकदम गूंजती हुई आवाज़ बाहर आ जाए। ओवरऑल एक रिवर्ब ज़्यादा दो, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखना, बहुत ज़्यादा गेन देना और लेवल एकदम ऊपर करके रखना वॉइस की, ये सब बातें बहुत कहीं कहीं मैंने देखा प्रैक्टिस में आ रही है। और इससे और एक चीज़ होती है कि फिर तानपुरे को कहाँ जगह दें वो सब ट्रैक्स में, तो तानपुरे की लेवल भी कम होती जा रही है। तो इससे मैं ये बात इसलिए छेड़ रही हूँ क्योंकि ये संगीत के हित में नहीं है, ऑडियंस के हित में नहीं है इसलिए। और ऑडियंस में एक गलत रुचि, एक गलत टेस्ट उनकी पैदा हो रही है और एक सेट हो रही है बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंसेस, कि लोगों को ज़्यादा तानपुरे सुनने की आदत नहीं रही। तो कोई अच्छा पेट भर के तानपुरे लगा के उसमें, क्योंकि तानपुरा तो अपनी बैकबोन है श्रुति युक्त गाना गाने की, तो वो तानपुरे लगा के कोई गा रहा है और प्रेजेंटेशन करना चाह रहा है तो ऑडियंस से आवाज़ आती है, अरे तानपुरे की आवाज़ लाउड है, कम करो कम करो कम करो। फिर कोई बंदा उठता है, वो साउंड रिकॉर्डिस्ट को जाके साउंड इंजीनियर को बोलता है कि वो तानपुरे का ज़रा लेवल कम कर देना। तो वो आदत लोगों ने खो दी है तानपुरा अच्छे से सुनने की। दूसरा, इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि इट्स वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे सब चीज़ का पॉल्यूशन चलता है। हम लोग इतनी चीज़ों का पॉल्यूशन हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। हमारी सस्टेनेंस लिमिट इतनी हाई है कि नॉइज़ पॉल्यूशन तो क्या बात है। और हम लोगों को वैसे भी हर धर्म के लोग मतलब साल के 365 डेज कोई ना कोई तो अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें मना रहा होता है लाउड स्पीकर पर गाने चला के एंड ऑल दैट। सो इंडिया इज़ यूज्ड टू साउंड पोल्यूशन। तो अभी कॉन्सर्ट थिएटरों में भी होने लगा है, इतनी लाउड साउंड रखते हैं ओवरऑल
क्योंकि क्या होता है, एकदम गायक की इतनी लाउड हो जाने के बाद कभी कोई सीनियर तबला प्लेयर, हारमोनियम प्लेयर बैठे, उनको लगता है इनकी भी साउंड मास्क ना हो, वो भी अपनी लेवल बढ़ा लेते हैं। या फिर कभी जुगलबंदी चल रही होती है, एक गायक को लगता है अरे मेरी आवाज़ इसके आगे आवाज़ से कम क्यों तो वो अपनी लेवल बढ़ा लेते हैं। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि ओवरऑल एकदम वॉल्यूम इतना बड़ा रखो। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो मैंने सूक्ष्म और स्थूल रूप की बात की ना, कि टेक्सचर्ड साउंड, वो ना गाने की और लोगों को सुनाने की, हाँ, और उसको ऑब्जर्व करते हुए उसका मज़ा लेने की चाहत बढ़ती है, वो घटती जाती है। और ऑडियंस की भी ये टेक्सचर्ड गाना सुनने की चाहत घटती जा रही है। उनको ये नहीं मालूम कि हम लोग ये संगीत घर में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। वो टाइम तो तालियां दे रहे, वाह वाह कर रहे, लेकिन उसका गुंजन मन में क्यों नहीं हो रहा है। तो टेक्सचर हैज़ टू डू नथिंग विथ वॉवेल्स। पुराने ज़माने में इग्नोरेंट वॉवेल्स, इग्नोरेंट शब्दों की प्रोनाउंसिएशन करते हुए अच्छे से, लेकिन सुरीले गायक जो थे ना बहुत सारे, उनकी भी टेक्सचर्ड वॉइस थी। आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड यार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। तो वो टेक्सचर्स का खेल, और उसमें जो बात बनती है ना, तो वो हमारा मेलेडी का आत्मा है वो भी, क्योंकि उसमें ही श्रुति का खेल चलते रहता है। तो कितना कैसे लगाव दिया, कितना एम्फोसाइज किया, फिर श्रुति का लगाव कैसे आया उधर, कैसे नहीं आया, कितना स्ट्रेच करके आया, हाँ, एंड ऑल दैट। सो ये बोलने की नहीं, गाने की बातें हैं एक्चुअली। सो ये सब चीज़ें हैं ना, ये जो अंदर की सूक्ष्म रूप की जो खूबसूरती है वो खो जाती है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। बहुत अच्छे से साउंड रख के, ये सब चीज़ों को देख के, और ये सब चीज़ों को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए टेक्सचर्ड गाने वाले लोग भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साउंड को बहुत अच्छे से समझ के सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। और मैं चाह रही हूँ मैं भी वो चीज़ें सीखूँ, मैं भी वो करना सीखूँ धीरे धीरे, कि हाउ कैन आई इवन यूज़ द साउंड सिस्टम इन अ बेटर वे। बट देर आर सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस ऑल्सो गोइंग ऑन, वेयर गला हिल रहा है, या ऊपर के ऑक्टेव में गला अच्छे से जा नहीं रहा है, या ओवरऑल गले को आसी नहीं है, ये सब छुपाने के लिए बहुत ऐसा सब मिसयूज़ हो रहा है। और बहुत लाउड साउंड बाहर दे के लोगों के ऊपर मार मार के उसका एक रोबस्टनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है, इसमें संगीत खो रहा है। सो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए बहुत प्रामाणिकता से हम लोग रियाज में सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप को देखें, तो फिर इसकी तरफ ये लालच की तरफ मन भटकेगा ही नहीं, कि मैं ये सब करके उसको कॉम्प्रोमाइज़ करूँ और मेरे प्रोसेस्ड गला बाहर लोगों को सुनाऊँ। तो इग्नोरेंट भी नहीं होना चाहिए, आपको अवेयर भी होने चाहिए, आप अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि साउंड सिस्टम दी है तो उसको कैसे यूज़ करें। क्योंकि वो बंदा जो है वहाँ बैठा है वो लेवल्स करने के लिए। एक तो क्या होता है, उनको लगता है कि अरे औरत गा रही है, तो औरत यानी पतली आवाज़, तो बेस कम कर देंगे और बहुत शार्पनेस बढ़ा देंगे, श्रिल करेंगे गले को। तो कभी कभार मेरा ये होता है कि मैं सिर्फ साउंड के टाइम फिर माइक पे हाथ रख के ऑफ द माइक जाके देखती हूँ कि आज मेरे गले को क्या हो रहा है, क्यों नहीं साउंड अच्छे से मुझे रेजोनेंस मिल रही। ऑफ द माइक गा रही हो तो अरे वो गंधार मध्यम अच्छे लग रहे हैं रेजोनेटिंग, तो मेरे उतने साउंड में जो अच्छे लग रहे हैं वो एनहांस होके बाहर और रेजोनेटिंग आने चाहिए। तो उसने मेरा रेजोनेंस या मेरा वाइब्रेटो बंद करके रखा है, क्योंकि उसके दिमाग में है साउंड करने वाले कि औरत गा रही तो पतली आवाज़ आनी चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है, उसकी कान की टेस्ट बिगड़ गई है, टेस्ट ही नहीं कान को, क्योंकि ये सब प्रैक्टिसेस हो रही है। हाँ, या फिर उल्टी चीज़ होती है कि एकदम लाउड करके बाहर फेंक देना गले को, आवाज़ को। तो ये सब ना हो, इसलिए उसको बंदे को तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाद में, लेकिन खुद को कैसे कंट्रोल करें, ये सब टेम्पटेशंस से कैसे बचें, तो उसका एक ही मार्ग है सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप की रियाज, जिसमें सुरों के बिना उसको झूठी टोन दे के या बिना चिल्लाए, दोनों तरीके से,
लेकिन अलग अलग टेक्सचर्स, अलग अलग उसके एम्फोसाइज, अलग अलग मॉड्यूलेशंस के साथ कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। एक बार इसमें आदमी खो गया ना, तो फिर वो साउंड को प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं, वो साउंड को सिर्फ एम्पलीफाई करके एनहांस करके बाहर भेजना है। इतना ही म्यूज़िक सिस्टम का काम है शास्त्रीय संगीत के लिए एटलीस्ट। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। मुझे मालूम है कि आज का वीडियो बहुत लंबा हुआ है, बट आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वीडियो दैट आई एम मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस वॉज माई 10th गाइडलाइन, सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप, सूक्ष्म दृष्टि और स्थूल दृष्टि बोल सकते हैं इसको। और इसके बाद जो भी 8 गाइडलाइंस बचे हैं, और उसके साथ जितने भी क्वेश्चंस मुझे लोग पूछ रहे हैं उसके आंसर्स, ये सब मैं मेरे फेसबुक के वॉल पर पोस्ट करती रहूँगी। और मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे कुछ इतना इलेबोरेट करके वीडियोस बना के आगे की गाइडलाइंस के बारे में बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज माई ऑल रिमेनिंग गाइडलाइंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। So this is all about it for the vocal fitness project, and मुझे बहुत बहुत मज़ा आया ये प्रोजेक्ट यू नो बनाते टाइम, and I'm extremely thankful and extremely happy for you all appreciating my this project and acknowledging it in a नाइस वे, और बहुत सारे प्रश्न पूछने के लिए और मुझे हौसला अफजाई देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कहीं कॉन्सर्ट्स में कहीं, या फिर अगेन आई मे कम अप विथ सम अदर सीरीज विच माइट बी यूजफुल टू यू ऑल, बट दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट फॉर द वोकल फिटनेस गाइडलाइन प्रोजेक्ट। तो मिलते हैं, नमस्ते।